आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि इंडिया के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा है पेनल्टीज के साथ, यानी कि अब इंडिया को 50% का टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रीज़न दिए गए हैं वो है ही नहीं टैरिफ्स के पीछे। ये रीज़न है ही नहीं कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है। रीज़न ये है कि इंडिया की प्लेट में जो खाना आएगा वो इंडिया के किसान उगाएंगे, वो खाना आएगा, या अमेरिकन लैब्स में बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आएगा। रीज़न ये है कि इंडिया अब चाइना की भरपाई करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना से बहुत ज़्यादा डर चुका है। रीज़न ये है कि ट्रंप को 2028 का पॉलिटिकल इलेक्शन अपनी पार्टी को फिर से जिताना है। रीज़न ये है कि ट्रंप एक्चुअली चाहते हैं कि मार्केट्स में तबाही मच जाए, सारी ग्लोबल मार्केट्स में, और डॉलर वापस से इंक्रीज हो। रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया जो तेल की पेमेंट रशिया से अगर डॉलर में करता रहता, दिरहाम या रुपीज़ में नहीं, ना करके, तो शायद ये टैरिफ्स नहीं लगते। तो वो करेंसी की पेमेंट, वो ऑयल का पेमेंट किस करेंसी में होगा, ये सब रीजंस हैं। आज यही सब बात करेंगे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से ये टैरिफ 25% से बढ़ के 50%, 100% भी होगा। अगले 2-3 सालों तक ये गेम चल सकता है अगर इंडिया ने घुटने नहीं टेके। हालांकि ये वाला गेम सिर्फ 23 दिनों के लिए चलेगा, क्योंकि ठीक 25 दिनों के बाद 17 सितंबर के आसपास ये टैरिफ्स इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन 15 सितंबर को इंडिया और यूएसए की मीटिंग है, उसके बाद 13 सितंबर को, उससे पहले एक मीटिंग 13 सितंबर को, जहां पे ये ट्रेड टॉक्स होंगे। तो इट्स अ प्रेशर टेक्टिक कि जानबूझ के इस डेट को 25 दिनों बाद रखा गया, जिससे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सेशन ऑलरेडी चल रहा है, अपोजिशन सवाल उठाएगा ही। तो किस तरीके से चीज़ें खत्म हो सकती हैं, और इन्हीं 25 दिनों के अंदर अमेरिका इंडिया का आर्म ट्विस्ट करके काफ़ी कुछ वसूल कर सकता है। इसके साथ हम ये भी बात कर लेंगे फटाक से कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हर आपदा में, हर हर केओस में एक अपॉर्चुनिटी आती है, और इस केओस में भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, इन्हीं 20 दिनों में आएगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू मिस इट। बहुत, अब उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या है एंड में, और इवेंचुअली क्या होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ डेटा मैंने नोट्स वगैरह बनाए, इसलिए मुझे 2-3 घंटे लग गए। तो अमेरिका ये कर क्यों रहा है, इससे अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25 दिनों के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उससे पहले 21 दिन पहले और 23 दिन पहले दो मीटिंग्स होनी है, वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि येल बजट लैब्स के हिसाब से हर अमेरिकन हाउस होल्ड को $2,400 का प्रेशर आएगा अगर वो इंडिया के साथ ये वाला ट्रेड वॉर करते हैं। ट्रंप ने रीज़न ये दिया है कि $47 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है, जो चाइना से भले ही 5 गुना कम है, लेकिन मरोड़ना हाथ इंडिया का, क्योंकि चाइना के पास 3 थप्पड़ है जो कभी भी लगा सकता है अमेरिका को। लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, थोड़ी जल्दी से इसमें भी कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, फटाक से एक ब्रीफ दे दूं तो, यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, इंडिया उस वक्त रशिया से सिर्फ 2% तेल लेता था, बाकी पूरी दुनिया से लेता था। अमेरिका ने बाकी सब जगहों से चीज़ों को बंद कर दिया, और ये पूरा सप्लाई चेन कांस्टेंट जब आया, तब अमेरिकन गवर्नमेंट, जो बाइडेन ने खुद कहा कि यार ये एनर्जी मार्केट के बैलेंस को तो बना के रखना ही है हमें। तो एक काम करो इंडिया, तुम इनसे तेल, एनर्जी की अपनी डिमांड्स रशिया से फुलफिल कर लो। 2% से बढ़ के 37% हो गया इंडिया, इतना ज़्यादा हेविली रिलायंड हो गया है सिर्फ 4 सालों में रशिया के ऊपर। क्यों हुआ, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन कांस्टेंट हो गया था। बहुत ईजी था हमारे लिए ईरान और रशिया से तेल लेना, डायरेक्ट हम जा सकते हैं उनके पास, मतलब इस तरह की कनेक्टिविटी की वजह से। अब ये हिपोक्रेसी किस लेवल की है कि 3 एनर्जी जो हैं, यूरेनियम, केमिकल और फर्टिलाइजर, तीनों में चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशिया से। 32% यूरेनियम चाइना रशिया से लेता है, 30% केमिकल लेता है, 26% फर्टिलाइजर्स लेता है। फर्टिलाइजर में इंडिया का नंबर दूसरा है, तीसरा नंबर गेस करो किसका है, यूएसए का, 11%। मतलब एक फैक्ट्स देने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिपोक्रेसी की सीमा जो डोनाल्ड ट्रंप क्रॉस कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न सिर्फ तेल नहीं, उसका रीज़न ये है कि इंडिया ये तेल रशिया से दिरहाम और रुपीज़ के फॉर्म में लेता है। ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट मनी एंड एनर्जी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि डॉलर का डोमिनेंस वापस आए। इंडिया जो है काम कर रहा है, ये जो भी पूरी ट्रेड्स कर रहा है, पहले तो रिलायंस कम कर रहे हो, जो कर भी रहा है वो डॉलर के ऊपर करे। इसी के लिए उन्हें दुनिया की मार्केट को गिराना है। उसकी बात आगे कर लेते हैं किस तरीके से इस मार्केट को गिराना है। लेकिन सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ये हिपोक्रेसी किस तरीके से है कि यूरोप अभी भी 37% अपनी एनर्जी रशिया से बाय करता है। यूएस का इंपोर्ट चाइना से इस वक्त $100 बिलियन के आसपास कर रहा है।
शेवरॉन और एक्सॉन जो दो कंपनीज हैं, जब ऑयल के प्राइस में स्पाइक आया था उन्होंने 135 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट बनाया था। तो रशिया को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल लेवरेज। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि 2016 और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 4 स्टेट्स को वादे किए थे, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। अब थोड़ा सा डेटा भी दे देता हूँ। पेंसिल्वेनिया में जो यूएस का 14% मैन्युफैक्चरिंग हब है वो पेंसिल्वेनिया में था, और बाकी जगहों को मिला ले तो 27% पेंसिल्वेनिया में था। अगर ओहायो को ही ले लो आप, तो ओहायो में 2001 से लेके 2025 तक पिछले 24 सालों में 7.5 लाख जॉब्स गई हैं, और इन 4 स्टेट्स को मिला लो तो ये नंबर लगभग 30-40 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो इन स्टेट्स को जब यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली वादा किया कि भैया हम तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को वापस लाएंगे दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा के, तो इन्होंने इन्हें वोट दे दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के पास गए तो चाइना ने वही 3 थप्पड़ मारे, यूएस बॉन्ड में दबा के सेलिंग की। मेरे को लास्ट वीडियो में किसी ने टोका था कि चाइना के पास सिर्फ $700 बिलियन के बॉन्ड्स हैं। नहीं, चाइना के पास $700 बिलियन के बॉन्ड्स हैं। बाकी चाइना ने बॉन्ड्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है। लग्जमबर्ग जरा सा यूरोपियन कंट्री, उसमें $500 बिलियन के बॉन्ड है। लग्जमबर्ग के बगल में एक और नन्ना सा देश है, केमन आइलैंड, उस देश का मैं नाम भूल रहा हूँ। केमन आइलैंड में चाइना के $400 बिलियन के यूएस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। तो सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है चाइना ने जो यूएस डेट खरीद रखा है वो बस चाइना में नहीं, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है फिजिकली। वो केमन आइलैंड में भी है और लग्जमबर्ग में भी है, और इसलिए नंबर $1.5 ट्रिलियन पहुंच जाता है। ट्रंप ने ये पूरा नाटक शुरू ही इसलिए किया था कि दुनिया भर पे टैरिफ लगा के, खासकर चाइना पे टैरिफ लगा के, इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का की जॉब्स वापस दिला जाए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब को वापस बनाया जाए। लेकिन चाइना ने पहले तो बॉन्ड का झापड़ मारा खींच खींच के कि पूरी अमेरिकन मार्केट में मेल्ट डाउन आ गया। दूसरा था रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो 90% आज रेयर अर्थ, इस फ़ोन से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ रेयर अर्थ मेटल के थ्रू ही बनाया जाता है। और जब चाइना ने ये बंद कर दिया तो लिटरली ट्रंप को गिड़गिड़ाना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि मेरे चाइना से रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और तीसरा, चाइना, ये तो है दो पावर्स, तीसरा चाइना की ग्रोइंग पावर। 2001 के बाद एक एक अंडरस्टैंडिंग बनी जब टेक बबल आ गया यूएस में। तो 19 और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1971 में जब चाइना में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उन्होंने अपने बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया। तो बाहर से, अमेरिका से सस्ते चीप लेबर के लिए मार्केट्स चाइना गई बहुत ईजिली। जो जो चीज़ ₹5 में बनती थी अमेरिका में, वो 1.5-2 रुपये में चाइना में बनने लगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की पौबारा हो गई। भले ही जॉब्स इन जगहों पे, ओहायो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, इन सारी जगहों पे चली गई, लेकिन इन कंपनीज की पौबारा हो गई। लेकिन यूएस में नई तरीके की जॉब्स क्रिएट हुई, सॉफ्टवेयर जॉब्स। ठीक है, क्योंकि चाइना तो भाई मजदूरों वाला देश था 1970s में, तो वो मजदूरी करके उसने वो शुरू किया। और ये चीज़ 2001 में और स्टेब्लिश हो गई टेक बबल के आसपास कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बाहर के देशों में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिका की कंट्री में और अमेरिकन स्टेट्स में। लेकिन पिछले 3-4 सालों में चाइना ने जिस स्पीड से, हवाई और इस तरीके की कंपनीज ने जिस स्पीड से अमेरिका को मैच किया है, इनवीडिया को टक्कर देने के लिए हवाई खड़ा हुआ है कि हम चिप्स खुद बना लेंगे, और वो लिटरली बना रहे हैं। अमेरिकन मार्केट जनवरी में इसलिए गिरी थी क्योंकि इनवीडिया को टक्कर देने के लिए मतलब चैट जीपीटी, ओपन एआई और इनवीडिया के चिप्स को टक्कर देने के लिए डीप सीक आ गया था। तो वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई और अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि ये जो पिछली व्यवस्था चली आ रही है, जो पूरा स्ट्रक्चर चला आ रहा है 50 सालों से, 60 सालों से, कि अमेरिकन कंट्रीज चाइना में मैन्युफैक्चर करेंगी और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगी, वो बदलने वाला है। क्योंकि अभी भी चाइना सस्ता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो अमेरिका से अच्छा होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी टैरिफ लगाने के लिए, बट वही चाइना के पास 2 चीज़ें हैं, रेयर अर्थ मेटल्स एंड खूब सारे अमेरिकन बॉन्ड्स। तो वहाँ से ट्रंप को वापस पीछे हटना पड़ा और अब इंडिया पे लगाया गया। ये चाइना एंगल था। अब जो बात मैंने शुरू में की थी कि इट्स नॉट अबाउट ओनली कि तेल रशिया से लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है ये उसकी भी बात है। इंडिया अभी सारा पेमेंट जो 2% था 2021 में और अभी 37% है, पूरा का पूरा 37% करता है
उससे डी डॉलराइजेशन हो रही है, क्योंकि सारा पेमेंट या तो दिरहाम में होता है ईरान वगैरह में, क्योंकि रशियन रूबल बैन है, या फिर इंडियन रुपीज़ में होता है। और इस वजह से जो डी डॉलराइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसके अराउंड ब्रिक्स काम कर रहा है, जिसके अराउंड एक और है क्वाड, जापान की कंट्री है, और अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये एंटी चाइना था, लेकिन इंडिया धीरे धीरे क्वाड से बाहर होता गया। वो मतलब बाहर नहीं हो रहा है, बट वो उतने मन से जितना ब्रिक्स में हो उतने मन से क्वाड में नहीं है, थोड़ा सा आईआर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी का है, तो मेरे दिमाग से ज़बान से वो सब निकलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एक एंटी चाइना ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इंडिया जा रहा था, क्वाड के अगेंस्ट, और एक एंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स जो धीरे धीरे अपना विस्तार इस तरीके से कर रहा है कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इस तरह की कंट्रीज़ उभर के आए हैं, वो डॉलर के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम करें, तो ये अमेरिका को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर के ऊपर काम हो। अब इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि डॉलर के लिए मतलब मार्केट्स में भले ही कोलैप्स आ जाए, एक स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट आया था 1933 में, 1930 में। उसके बाद दुनिया भर की मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन 20% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई और 2 साल का ग्लोबल रिसेशन आ गया। लेकिन उसके बाद जो सेफेस्ट हेवन था उस मार्केट के लिए वो था यूएस के बॉन्ड्स, जो 4% का रिटर्न देगा, बहुत है, ठीक है। और वो तब होगा, उसकी वजह से यूएस डॉलर वापस मजबूत हुआ 1933 के आसपास। ठीक यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप वापस चाहते हैं कि भले ही दुनिया भर की मार्केट्स कोलैप्स हों। अब पहले उन्होंने कोशिश की थी कि पूरी दुनिया को इकट्ठे गिरा दूंगा, बट जब उन्होंने देख लिया कि घेर के, अगर वो शेर समझते हैं खुद को, तो 3-4 भेड़िए इकट्ठे मिलके, 5 भेड़िए, हमने खूब सारी इंस्टाग्राम रील्स में देखा है कि भगा देते हैं। तो नाउ ही इज टारगेटिंग एवरीवन कि एक एक करके, सबसे एक एक करके पंगा लिया जाएगा। और बहुत सारे सेनेटर्स अमेरिका के ये कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 500% का लगाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को ये पैसे चाहिए। अमेरिका एक ऐसा डूबता हुआ देश है जिनका डेट $5 ट्रिलियन से बढ़ के $36 ट्रिलियन अभी है। पिछले 20 सालों में, 2005 से 2035 के बीच में, 2080 तक जाते जाते ये $80 ट्रिलियन हो जाएगा, स्पेशली बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है कि अगले 5 सालों में अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो पैसा आएगा कहाँ से? वो ऐसा ऐसा पैसा इसी तरीके से आएगा, हफ्ता वसूली करके, टैरिफ्स के थ्रू, कंट्रीज़ का हाथ मरोड़ के। और जब ये पैसा आ जाएगा, जब ये पैसे चीज़ें आएंगी, तो इससे सिर्फ वो पैसा नहीं आएगा, उससे यूएस की इकोनॉमी में भरोसा बढ़ेगा। उससे जो यूएस बॉन्ड अभी, जिस यूएस लिटरली अमेरिका का हाथ मोड़ के पीठ के पीछे जो कर रखा है 4 कंट्रीज़ ने मिलके, यूके, जापान, चाइना और चाइना के प्रॉक्सीज लग्जमबर्ग और ये सारी कंट्रीज़, वहाँ से अमेरिका अपने आप को छुड़ा पाएगा। और धीरे धीरे अमेरिका ने वापस ये सब कानून बनाए कि रेयर अर्थ और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर 1.2 मिलियन के आसपास व्यूज़ आए हैं, बिना किसी एडिटिंग के यूं ही बोल दिया था, एंड इट रैन रियली वेल। और सारा चीज़ मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज रेफर करते हुए बोला था। वो ये था कि आपने नोटिस किया होगा कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट अमेरिका से भिड़ गया था। उस रील की ओपनिंग लाइन ये थी कि ये सिर्फ यूक्रेन का प्रेसिडेंट अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का पपेट है जो अमेरिका से लड़ रहा है, ब्लैक रॉक। अब पूरी यूक्रेन वॉर के बाद सबसे ज़्यादा फायदा जिस एक कंपनी को हुआ है वो है ब्लैक रॉक, क्योंकि जिस जिस यूक्रेन को जो भी पैसा मिला है वो पैसा फ्री में नहीं मिला है, वो एक तरीके का लोन है। उस लोन के बदले में यूक्रेन ने कोलैटरल के तौर पे अपने लैंड्स को रखा है। और जिन कंपनीज के साथ इस लैंड की डील हुई है, उन कंपनीज में, सभी कंपनीज में 10 से 12% का शेयर ब्लैक रॉक का है। मोन्साटा जो कंपनी है, जो अब बेयर्स कही जाती है, उस कंपनी का बहुत बहुत पॉलिटिकल क्लाउड है अमेरिका के अंदर। 2015 में जब यूपीएससी प्रिपरेशन, मतलब 15 में तो नहीं शुरू की थी मैंने, 16-17 में शुरू की थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये शब्द आता था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम सुनते थे कि यार एक ऐसा टाइम आने वाला है जब लेबोरेटरीज में बनेगा, वाओ, ये वो फैसिनेटिंग लगता था, ठीक है। लेकिन बाद में अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि इंडिया के 600 मिलियन फार्मर्स, मतलब अब विद टाइम पता चला कि इंडिया के 600 मिलियन फार्मर्स इससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब
कांग्रेस गवर्नमेंट का भी हाथ मोड़ा गया था, 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट का भी मोड़ा गया। तो इंडिया ने एज अ कंसेशन ये बात मान ली कि ठीक है, हमारा जो कॉटन महाराष्ट्र में उगता है, वही महाराष्ट्र जहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स की डेथ होती है, सबसे ज़्यादा फार्मर्स की डेथ होती है, और वहाँ पे सबसे बड़ा क्रॉप जो है उस रीजन में वो कॉटन है। और उस कॉटन के ऊपर 95% वो कॉटन अब इंडिया में जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, वो ज़मीनों से नहीं आ रहा है। और अमेरिका चाहता है, मॉन्साटो स्लैश बेयर्स ये चाहते हैं कि अब ये टोमेटो, पोटैटो, ये सारी चीज़ें भी इसी तरीके से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाएं। उसके ऊपर दो तरीके से, एक तो इंडिया लिटरली अपनी फूड सॉवरेनिटी खो सकता है। जो बड़े, मैंने एग्जांपल यूक्रेन का इसलिए दिया था क्योंकि ये सारी लड़ाई जद्दोजहद एक चीज़ को एक्वायर करने की है। थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला लगेगा, लेकिन अगर आप नेट खोल के देखोगे तो पूरे का पूरा नीदरलैंड्स किसी ना किसी तरीके से उस कंपनी के अंडर है जो ब्लैक रॉक के अंडर है, और मतलब लिटरली उनके फार्मलैंड्स उनके अंदर है। टेक के बाद कहा जाता है एआई की दुनिया के बाद जो दो चीज़ें हैं जो रियल वैल्यू है, वो है वाटर और दूसरी है लैंड। ठीक है, इसीलिए जो 57% सप्लाई एक अमेरिकन स्टेट को पास होती है, वाटर की सप्लाई, एक अमेरिकन स्टेट को जो जितना भी पानी सप्लाई होता है उसका 57% राइट्स एक अमेरिकन कंपनी के पास है। थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ, बट ऑब्वियस टाइम तो थोड़ा थका हुआ हूँ मैं, लेकिन इसलिए एक वाटर राइट और दूसरा नीदरलैंड्स। और अब यूक्रेन में भी वो सारा लैंड जो कोलेटरल के तौर पे लेके यूक्रेन ने पैसा लिया, लिटरली अब वहाँ का फूड किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, इसमें बिल गेट्स का ये बहुत ज़्यादा नाम आता है इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कि ही वॉन्ट्स टू, वही वैक्सीन थ्योरी, अब वैक्सीन के ऊपर बहुत गालियाँ दी जा रही हैं। तो अगेन, तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़े सेक्शन ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो लिटरली आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके फूड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसका एक ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से इंडियन लैंड को आप एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, वो इस तरीके से नहीं जो अमेरिका में। इंडिया में जितनी लैंड है उससे 17 गुना ज़्यादा लैंड एक अमेरिकन के पास है, और बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में और ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत कम है, बहुत थोड़े से लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका इंडिया से 6-7 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन है 30 करोड़, इंडिया में 150 करोड़ है, 7 गुना कम है। तो आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते यहाँ आके कि कंपनीज आके किसी एक से बहुत सारा बड़ा लैंड पार्सल ले ले, लेकिन उस लैंड के ऊपर जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो फूड होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये उसको कंट्रोल करने की जद्दोजहद। तो अगर इन द नेट शल देखा जाए तो ये तेल के बारे में बात है ही नहीं रशिया से लेने के लिए। एक बहुत मतलब एक सेइंग है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके के इकलौते नेता है अमेरिका में जो अपना इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं और डीप स्टेट का भी काम करते हैं। वरना यूजुअली अभी तक अमेरिका जो है वो रिपब्लिकन्स और इन डेमोक्रेट्स में जो बटा हुआ था वो दो तरीकों से बटा हुआ था, या तो कोई डीप स्टेट का बिल्कुल फेवर करेगा या फिर कोई ऐसा रहेगा जो इंडिपेंडेंट काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के पालों में अच्छी तरीके से रहते हैं, और यही वजह है कि जो भी ये फैक्टर्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन, उसी डीप स्टेट से अलाइंड है जो बाइडेन के आसपास थे, जो बाइडेन के टाइम पे थे, जो नीदरलैंड्स पे के लैंड पे को एक्वायर करना चाहते थे, जो यूक्रेन वॉर से जिसने 130 बिलियन डॉलर कमाया। और ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में एक बंदा है, रॉबर्ट कैनेडी, जो JF कैनेडी के नेफ्यू हैं, उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आप डालोगे JF कैनेडी मतलब एक्सपोजिंग ब्लैक रॉक एंड इट्स रोल इन यूक्रेन, तो आपको सब सुनने को मिल जाएगा अच्छी तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 50% का टैरिफ यहाँ पे शायद और ना रुके अगर इंडिया घुटने ना टेके, ये और आगे जाएगा। ये आगे इसलिए जाएगा क्योंकि जो अमेरिका और अमेरिकन डीप स्टेट है वो लिटरली इंडियन फूड और इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। 150 करोड़, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी बातें मैं करना नहीं चाहता ज़्यादा, बट एक एंगल ये है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये एंगल है, एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि चाइना को अमेरिका अब कंटेन नहीं कर सकता, वो उनके हाथ से निकल गया। वो सिर्फ हार्ड पावर इकॉनमी नहीं है, उनके पास सॉफ्ट पावर भी है। उन्होंने मेरी जो सबसे ज़्यादा रील चली वो 6 मिलियन, वो यही वाली चली है कि कैसे चाइना ने लिटरली यूएस को नंगा कर दिया कि जो भी यूएस के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब चाइना की फैक्ट्रीज में बनते हैं।
तो वो वाला लेवरेज तो है ही, साथ में अब हवाई जैसे जो कंपनीज आ रहे हैं वो उनकी सॉफ्टवेयर स्पेस को भी टक्कर दे रहे हैं। और चाइना के पास दो बहुत बड़े लेवरेज है, बॉन्ड्स, एक हाथ में बॉन्ड, दूसरे हाथ में रेयर अर्थ मेटल्स, तो उनसे तो लड़ नहीं सकते। तो अब आएंगे इंडिया की तरफ। यहाँ पे आने का भी एक मकसद ये है कि किसी भी तरीके से डॉलर की डोमिनेंस को बचाया जाए, और अगर आप चाइना को नहीं मार सकते तो आप ब्राज़ील को मारो। चाइना के बाद को छोड़ने के बाद इंडिया के अलावा जो सबसे ज़्यादा बड़ा टैक्सेशन लगा है वो ब्राज़ील के ऊपर लगा है, दूसरा इंडिया के ऊपर लगा है, दोनों के ऊपर 50% टैरिफ। दोनों ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, दोनों एनर्जी इंपोर्ट करते हैं रशिया से, लेकिन दोनों को रोकने की वजह से डॉलर के डोमिनेंस को बचाया जा सकता है। और उस डॉलर के डोमिनेंस को बचाने के लिए अगर मार्केट्स गिरा भी दी जाए, दुनिया भर की मार्केट स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट के थ्रू जो 1930 में हुआ, तो भी चलेगा, क्योंकि दुनिया तो लेगी बॉन्ड्स ही ना। जो बॉन्ड्स अभी जापान, यूके, चाइना और चाइना की प्रॉक्सीज के कंट्रोल में है। आई होप आपको ये इस होलिस्टिक एंगल से चीज़ें समझ आई। अब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। अगले 23 दिनों में, 25 तारीख को है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि 2 दिन पहले सब नेगोशिएशंस हो जाए। अगले 20 दिनों में 2 सेक्टर्स अच्छी तरीके से गिर सकते हैं, पावर सेक्टर एंड सोलर सेक्टर। और ये इन दोनों सेक्टर्स के अलावा हम जब भी बिटकॉइन की बात करते हैं, नाम है गार्डियंस ऑफ द क्रिप्टोवर्स, चैनल का नाम है, हम बिटकॉइन और क्रिप्टो की बात करते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। बिटकॉइन किसके अराउंड बना है? द फ्लो ऑफ एनर्जी, द ट्रांजैक्शन, द चेंज ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या है? इलॉन मस्क ने कहा था कि मनी का मतलब कुछ है ही नहीं, मनी इज जस्ट द ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी। ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी मीन्स दे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो अब ना बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी की वजह के बिना हो सकती है, ना चैट जीपीटी की फोटो एनर्जी के बिना जनरेट होती है। 11 बाल्टी पानी लगता है एक फोटो को जनरेट करने में। इलेक्ट्रिसिटी पुराने तरीके से अब काम नहीं कर सकती, सोलर सेक्टर की ज़रूरत है। हर 10 दिन में इलॉन मस्क कहते हैं कि सोलर सेक्टर, और लिटरली चाइना में सोलर सेक्टर की डेवलपमेंट का ग्राफ इस तरीके से वर्टिकल ग्राफ है। और इंडिया ने इसीलिए बहुत सारे PLI स्कीम्स चलाए हैं, एक सूर्य हर घर सूर्य योजना। तो सोलर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करना, वारी रिन्यूएबल्स जैसे स्टॉक्स या एलपेक्स सोलर जैसे स्टॉक्स। छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप बता रहा हूँ मैं। अगर बड़े में करना है तो अडानी ग्रीन भी बहुत अच्छा है अगले 4-5 सालों में। उनके तो लिटरली डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारे रूल्स ही बदल दिए राजस्थान के। एंड अगले 4-5 सालों में जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएंगे। छोटों में करना है तो वो, बड़े में करना है तो अडानी ग्रीन। एंड जो पावर सेक्टर है, चाहे वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के से रिगार्डिंग हो या पावर जनरेशन के रिगार्डिंग हो, सिल्चर या इस तरीके की कंपनीज, सिल्चर टेक्नोलॉजीज एक बहुत अच्छी कंपनी है, विवियाना एक बहुत अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप है। बट केसी एनर्जी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी बहुत स्मॉल कैप है। तो देख के आप पैसा लगाना। मैं स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करता हूँ इंडियन स्टॉक्स में। पर पावर एंड सोलर आप छोड़ नहीं सकते हो। यूएस के इस ड्रामे के बाद यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं खुद खरीदूंगा, टेलीग्राम में शेयर भी करूँगा। एंड आई होप आप भी इसका फ़ायदा उठा सको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी ड्रामा होता है वो कहीं ना कहीं, केओस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। आपदा में अवसर, बहुत महान आदमी ने जिसने लिखा है, बहुत सही कहा है। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हुई हो, आप लोग ज़्यादा बोर ना हुए हो। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, और थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा अच्छे से समझाने में। फिर मिलते हैं। लास्ट की वीडियोस ज़रूर देख लेना, वीडियो को लाइक, अगर यहाँ तक हो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना। और लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखना जो मैंने क्रिप्टो जंगल बनाया है, उसमें भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उन टॉपिक्स को मैंने थोड़ा बस छुआ है ऊपर से, उसे डीप में कवर नहीं किया है। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई मिलता है अपना दोस्त तो उसको ये सारे एंगल ज़रूर समझाना। कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछना। ठीक है, बाय।